तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में होगा, ज्यादातर चीजें बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाएंगी, ठीक है। तो ईयर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंडिया, ठीक है, बाय एज अ ट्रेडर थ्रू चार्टर एक्ट, ठीक है। चार्टर एक्ट को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है, और यहाँ पर जो तरखाट मचाती है वो पता है सबको, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर जीतती है जब, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर जो है ये फॉर्च्यून चेंज कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाता है 1764 में, और इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है, और जो मुगल एम्परर शाह आलम टू है, शाह आलम टू, इनसे मांगती है दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स ऑफ व्हाट? दीवानी राइट्स ऑफ उड़ीसा, बंगाल एंड बिहार, ठीक है। ये तीन प्रोविंसेस के दीवानी राइट्स मांगती है ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट इज दीवानी राइट? दीवानी राइट होता है सिविल एंड टैक्स रेवेन्यू राइट, ठीक है। सिविल एंड टैक्स रेवेन्यू राइट मतलब कि जो टैक्स कलेक्शन का राइट होता है, जैसे आज के डेट में हम लोग टैक्स जो देते हैं, सरकार को जो टैक्स देते हैं, वो टैक्स का राइट किसके पास आ जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है थ्रू दिस मुगल एम्परर शाह आलम टू। तो ये जो तीन प्रोविंसेस थे बहुत ही रिच थे, तो यहाँ से जो पैसा था बहुत ज्यादा आने वाला था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। लेकिन इंस्टेड द कंपनी गेटिंग रिच, द कंपनी ऑफिशियल्स गेट रिच। मतलब कहने का मतलब ये है कि करप्शन बहुत ज्यादा था, आज की डेट में भी करप्शन बहुत ज्यादा है। तो करप्शन की वजह से क्या हुआ कि कंपनी रिच नहीं हुई, कंपनी उल्टा डेप्ट में आ गई। जो उसके ऑफिशियल्स थे, जो उनके ऑफिसर्स थे, वो बहुत रिच हो गए, बहुत अमीर हो गए। कुछ के पास तो मतलब बहुत ज्यादा जीडीपी आ गई, कुछ के पास इतनी जीडीपी थी कि इतना वेल्थ था उनके पास कि किसी कंट्री के जीडीपी से ज्यादा था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी डेब्ट में आ गई, तो ये परेशान होकर कहाँ गई? ये परेशान होकर गई वापस से अपने माई बाप के पास, जो कि था ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है, यूके। तो ये वापस गई और उन्होंने मांगा इनसे हेल्प। अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये कैसी कंपनी है, ये उल्टा हमें प्रॉफिट देने के बजाय डेप्ट में आ रही है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास करना शुरू किया, ठीक है। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसका मोटिव क्या था रेगुलेटिंग एक्ट का 1773 का? टू सेंट्रलाइज द थिंग। सेंट्रलाइज द थिंग मतलब जैसे उस टाइम पे तीन जो है मेन पावर हाउस थे, ठीक है, मेन पावर हाउस थे। एक था बंगाल, एक था बॉम्बे, और एक था मद्रास, ठीक है। तो ये तीनों पे एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे अपने अपने, ठीक है। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग जो भी डिसीजंस मेकिंग है वो बॉम्बे से मद्रास की तरफ शिफ्ट होने लगी। मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों था? क्योंकि समझो, जैसे मैं बोलूँ कि ये कंप्लीट जो इंडिया है, ये पूरा इंडिया है, ठीक है। अब इसके तीन लोग अपनी अपनी जगह पे ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस में काम कर रहे हैं। ऑटोनॉमस मतलब अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। अब अचानक से मैं बोलूँ कि ये जो मॉनिटर है ये हेड है, ये हेड है बाकी इन दोनों का, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब वन मैन शो हो गया, ठीक है, वन मैन शो हो गया। ये स्टार्ट किया गया, मतलब इस प्रोसेस को स्टार्ट किया गया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस को, ठीक है। जैसे आज के डेट में भी पता है हमें तीन ऑर्गन है गवर्नमेंट की, स्टेट की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है। तो जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो इसके अधीन कर दी गई, ठीक है, बॉम्बे और मद्रास की। और क्या किया गया 1773 में? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डायरेक्टली अब सीधे सीधे गवर्नर जनरल को कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, सीधे सीधे ऑर्डर पास होगा। फिर उसके बाद एक और चीज हुई, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। उसके बाद इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को मदद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। ध्यान देना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ये। एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्ड बॉडी था, 4 लोग थे इसमें, और इनका काम था कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करें, ठीक है, टू एडवाइस। जैसे आज के डेट में एडवाइस करते हैं ना, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, एडवाइस करते हैं गवर्नर को, ठीक है।
तो ये एडवाइस करने का काम था एग्जीक्यूटिव का। पॉइंट ये है कि जैसे आज के डेट में लेजिस्लेटिव जो है वो सुप्रीमेसी पे है, ठीक है, द पार्लियामेंट इज इन द पावर, द पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम पावर होता है। बट जो ये टाइम था, इस टाइम पे एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस में था। तो हमें ये पढ़ना है कि ये सिचुएशन उल्टी कैसे हो गई, हाउ दिस सिचुएशन गॉट्स उल्टी। ओके, तो उसके बाद आते हैं 1773 के बाद हमें और भी काम करना बाकी था। मतलब अभी मैं अपने आप को ब्रिटिश मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 1773 के बाद जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो मेहनत किसने की है, मेहनत की है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1600 में आई है, करीब 100 साल हो गए, 150 साल हो गए। उसके बाद जाकर अब ये इंडिया पे राज करना शुरू किया इन लोगों ने, ठीक है। और अब तुम ब्रिटिशर्स वहां से आए और लॉ बनाना शुरू कर दिए। तो क्या ये कॉपरेट करेंगे? ये कॉपरेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो रहा था। तो और कानून आए, जैसे 1781 में क्या है, 1781 में आया आर्टिकल 50, ठीक है। आर्टिकल 50 आया, सो डैट आर्टिकल 50 का मतलब उस समय आर्टिकल 50 के नाम से नहीं आया था। आज के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा जो आर्टिकल 50 कहता है, देयर विल बी अ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। जैसे मैंने बताया 1773 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कंपनी पे, जो कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, इस पे कंट्रोल जो है सुप्रीम कोर्ट का भी था और एग्जीक्यूटिव बॉडी का भी था। तो इसको सेपरेट करने के लिए, इनको अलग करने के लिए आर्टिकल 50 को लाया गया, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं 1784 का पिट्स एक्ट। ये काफी स्ट्रॉन्ग एक्ट था। इसने बताया कि किसका पोजीशन होगा। इसने एक वर्ड यूज किया, ब्रिटिश पोजीशंस, ठीक है, ब्रिटिश पोजीशंस। तो ब्रिटिश पोजीशंस में 1784 में क्या हुआ, डबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। डबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया। डबल गवर्नमेंट में क्या हुआ, डबल गवर्नमेंट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पावर्स को स्प्लिट कर दिया गया, ठीक है। और स्प्लिट करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बनाया गया, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ही, ठीक है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। तो ये एक था, तो इसको दो कर दिया गया, इसको स्प्लिट कर दिया गया आधा आधा। और जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से ही क्लियर है, कंट्रोल इसके पास है पूरा का पूरा, मतलब मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है, जो भी पावर हाउस है सब कुछ इसके कंट्रोल में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो सारा डिसीजन दे रहा है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास केवल क्या है, बस रेवेन्यू कुछ राइट्स है, ठीक है, वो भी लिमिटेड बहुत। तो बहुत ही लिमिटेड राइट दिया गया 1784 में, ठीक है। अभी भी कॉपरेशन अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था। तो लास्ट में क्या किया गया, 1833 में 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, ठीक है। ये जो जितने लॉज वहां से ब्रिटिशर्स पास कर रहे थे, प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि यहाँ पे वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे। कॉपरेट कैसे नहीं कर रहे थे, सिविल सर्विसेज की वजह से। जो आईएएस ऑफिसर्स आज के डेट में जो होते हैं, उस टाइम पे होता था सिविल सर्विसेज, ठीक है। सिविल ऑफिसर्स जो थे, तो वो लोग बहुत, ब्यूरोक्रेसी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत वन टू वन कॉन्टेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। वो लोग बहुत डिपेंडेंट थे, बहुत इनके बीच में लॉयलिटी हाई थी, ठीक है, सिविल ऑफिसर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो इस लॉयलिटी को तोड़ने के लिए जो भी एग्जाम आप दे रहे हो यूपीएससी का, उस टाइम पे ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता था। उस टाइम पे एक हैलीबरी कॉलेज था, उस कॉलेज में एडमिशन लो, आप पास आउट हो और उसके बाद आप सीधे सिविल सर्विसेज में आ जाओगे। तो इस एग्जाम को ओपन किया गया 1853 में। हालांकि अभी देखते हैं 1833 में क्या गया। 1833 में फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन हुआ। फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जो रेगुलेटिंग एक्ट शुरू किया गया था 1773 में, और मैंने बताया था कि जो बिहार, बंगाल और बॉम्बे है, ठीक है, बॉम्बे सॉरी यहाँ मद्रास है, ठीक है, मद्रास। तो यहाँ से जो लेजिस्लेटिव पावर बंगाल की तरफ शिफ्ट हो रही थी, ठीक है, हाँ, बंगाल की तरफ शिफ्ट हो रही थी। ये फाइनल स्टेप जो था ये 1833 में हुआ, इससे पहले नहीं हुआ था, ठीक है। ये फाइनल स्टेप जो ये 1833 में आया। और अब लॉज को एक्ट्स कहा जाने लगा था, ठीक है। जो भी 1833 में जो लॉज बनते थे उनको अब हम लोग एक्ट्स कहते थे, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल इंडिया, यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है। ये फाइनल स्टेप में बिल्कुल मेंशन कर दिया गया, ठीक है, कि अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। कौन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? जो बंगाल का गवर्नर बनेगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ही प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, ठीक है, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अभी भी जो बेस्ट वे टू कॉपरेट, जो बेस्ट वे टू कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो नहीं था। इसके बाद आता है लास्ट चार्टर एक्ट।
लास्ट चार्टर एक्ट है 1853 का, ठीक है। 1853 में सबसे जो इंपॉर्टेंट काम किया गया, उन्होंने क्या किया कि कोवेनेंटेड जो सिविल सर्विसेज है, कोवेनेंटेड मतलब उस टाइम पे दो तरह के सिविल सर्विसेज हुआ करते थे, एक हायर वन, एक लोअर वन। जैसे आज के डेट में ग्रेड बी, ग्रेड ए ऑफिसर्स वाले रैंक होते हैं, तो उस तरह समझ सकते हैं। तो जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज होते हैं, इस एग्जाम को ओपन कर दिया गया, ठीक है। इस एग्जाम को ओपन कर दिया गया और एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, ठीक है। एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद यहाँ पे इंडियन इंडियन को थोड़ा सा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में डाला गया विद द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पे एक आइडिया दिया गया कि इंडियन को भी थोड़ा सा चॉकलेट दिया जाए, ठीक है। तो इंडियन के लिए भी इंडियन ऑफिशियल मेंबर्स बनाया गया, ठीक है। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया, ठीक है। इसको कहते, उसके बाद पता ही है हमें, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया 1857 में। 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एक्ट 1858 का। 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको उसको तो बिल्कुल साइड ही कर दिया गया, ठीक है। अब ब्रिटिश पोजीशन सीधे सीधे आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक्ट आ रहा है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, सीधे सीधे एक्ट आ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI, इसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और अब इस गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट है, उसको बॉडी कॉर्पोरेट बनाया गया। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब, देखो दो चीजों का नारा दिया गया। एक तो ये कि ये गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट लेके आएगा। गुड गवर्नेंस मतलब, देखो ब्रिटिश बच्चों वाली बात तो करते नहीं थे,